हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसमें एक नया लेक्चर है। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इसमें 5 एमसीक्यू जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चले बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू लेबनान। लेबनान के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं, उसके ऊपर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ सराउंडेड बाय द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरियन सी। उसको जो है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी मतलब काला सागर और भूमध्य सागर से वो घिरा हुआ है लेबनान। ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ बॉर्डर बाय द सीरिया टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड इजराइल टू द साउथ। मतलब जो है उसकी बॉर्डर जो है लगती है सीरिया में उत्तर और पूर्व में, ओके, नॉर्थ और ईस्ट में, और उसके जो साउथ में है वो इजराइल है। ओके। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट? बताइए कि कौन सा सही नहीं है, बताइए। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन, नो टू। तो कौन सा सही नहीं है बताइए। तो सही कौन सा सही नहीं है ये जानने से पहले कौन सा सही है पकड़िए दोस्तों। देखिए, मैं इसको देख के लेते हैं। हम मैप में चलते हैं, क्या आंसर बनता है इसमें। देखिए, ए है लेबनान, उसका कैपिटल है बेरट। ओके। अब पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि वो मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मेडिटेरियन सी है, तो पहला हमारा गलत हो गया, और जो गलत है वो ही हमारा सही आंसर है। ओके। अब देखिए, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इसके जो नॉर्थ में और ईस्ट में सीरिया है, तो ये बात सही है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया है। उसके साउथ में जो है इजराइल है, तो ये भी बात सही है कि उसके साउथ में इजराइल है। ओके। तो इसमें जो दोस्तों हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, तो आंसर क्या चाहिए? जो सही नहीं हो बताइए। तो पहला सही नहीं है, तो पहला हमारा आंसर बनता है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये भी देख लीजिए दोस्तों, मेडिटेरियन सी में जो है सीरिया है, फिर यहाँ साइप्रस है, टर्की है, और इजराइल है, गाजा पट्टी है, इजिप्ट है। ओके। सुएज कैनाल के बाद ये भी इजिप्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू वेटलैंड। वेटलैंड के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके ऊपर विचार करें। नियरली 30% ऑफ द नेचुरल वेटलैंड एरिया इन द इंडिया हैज़ इंक्रीज ओवर द पास्ट 3 डिकेड। मतलब बीते 30 सालों में जो है प्राकृतिक जो वेटलैंड जो है मरुस्थल, उसमें 30% की क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है भारत के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? वेटलैंड हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट जो है उसको नष्ट करने में ये मदद करता है। रिड्यूस द फ्लडिंग, जो बाढ़ आती है उसमें भी उसको रिड्यूस करने में ये उपयोगी है। रिचार्ज द अंडर वाटर, अंडर वाटर को रिचार्ज करता है। प्रोटेक्ट द शोर लाइन, शोर लाइन मतलब जो ज़मीन की जो तटीय लाइन है, ओके, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मान लीजिए कि लैंड है और ये समुद्र है, ओशन है, तो ये जो जो लैंड है ना, उसको बहने से बचाता है वेटलैंड। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन, नो टू। देखिए, इसको एक बार पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश करें दोस्तों। इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है, देखिए ये गलत है कि 30% की बढ़ोतरी नहीं हुई, 30% की घटोतरी हुई है। ओके। और एक इसने कहा, ये कहा वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया, इसकी जो रिपोर्ट है उसके उसके अकॉर्डिंग 30% का एरिया जो है वो समाप्त हो गया, घटा नहीं है, समाप्त हो गया, एकदम ख़त्म हो गया है इंडिया के अंदर वेटलैंड का एरिया जो है, ओके, इंडिया में। अब देखिए, ये उसकी हेल्प वाली जो बात है कि वेटलैंड किस तरह से उपयोगी है, वो पोल्यूटेंट को ख़त्म करता है, ये रिड्यूस करता है फ्लडिंग को, फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, प्रोटेक्ट शोर लाइन, ये सारी की सारी बातें। तो दूसरा हमारा इसमें सही बनता है। अब देखिए दोस्तों, वेटलैंड, यहाँ पे वेटलैंड का जिक्र है,
तो वेटलैंड के बारे में बाद में बताऊँ आपको। वेटलैंड जो है उसकी प्रिवेंशन, उसके प्रोटेक्शन करने का काम जो है यूनेस्को द्वारा एक कन्वेंशन करके, यूनेस्को द्वारा एक कन्वेंशन करके, कहाँ पे कन्वेंशन किया, वो किया रामसार सिटी जो है, रामसर ईरान में। ओके, वहाँ पे इसका प्रिवेंशन, इसका प्रोटेक्शन करने का कार्य जो है वहाँ से शुरू किया गया। कब किया गया? 1971 में। लेकिन ये जो है कन्वेंशन कब लागू हुआ, ये फोर्स में कब आया? रामसर कन्वेंशन वो 1975 में आया। उसके तहत जो है पूरी दुनिया में जहाँ भी है वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा देकर, उसको रिकॉग्नाइज करके उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। तो भारत में दोस्तों जो है वो अभी 49 जो है वेटलैंड साइट है, रामसर साइट वेटलैंड जो है उसको रामसर साइट का जो है वो स्टेटस मिला हुआ है। ओके। अब यहाँ पे यूनेस्को भी है। तो यूनेस्को के बारे में मैं बताऊँ दोस्तों, तो यूनेस्को जो है 1945 में बना था, यूके में बनाया गया था। और अभी जो है उसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। ओके। और उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। तो इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट हमारा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जो आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई थी, तो उससे संबंधित जो है क्वेश्चन है, और उसको कौन सी पेयर सही है वो बताइए। फ्रीडम फाइटर एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो दिया हुआ है। तो भगत सिंह के सामने जो है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, राजगुरु साहब के सामने जो है वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है, और रामप्रसाद बिस्मिल के सामने कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस है। तो विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच, कौन सी सही से जो जुड़ी हुई है, तो बताइए आप। तो इसमें जो दोस्तों देखिए, इसमें एक एक कॉन्स्पिरेसी के बारे में समझ लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में जाएंगे उसमें। देखिए, लाहौर कॉन्स्पिरेसी मतलब 1929 का जो सौंडर को मारा था। ओके। तो उसमें भगत सिंह थे, ये बात सही है। उसमें और भी थे, हम बाद में देखते। देखिए उसमें अब राजगुरु काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, तो राजगुरु जो थे दोस्तों वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में नहीं थे। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी कब, ये जो काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में हुआ, 9 अगस्त को। ओके। रामप्रसाद बिस्मिल कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी, तो रामप्रसाद बिस्मिल साहब का भी इसमें कोई हाथ नहीं है, ये जो है कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस में। ओके। तो इसमें हमारा दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत, और ऑप्शन के हिसाब से जो है हमारा कौन सा सही है? तो अगर दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है तो हमारा वन सीधा जो आंसर हमारा बनता है। ओके। अब देखिए, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है, ये क्यों हुआ, लाहौर में जब सौंडर को क्यों मारा गया 1928 में? 1928 में जो सैमन कमीशन आया था, ओके, उसके खिलाफ जो लाला लाजपत राय जी जो है वो आंदोलन कर रहे थे। ओके। तो फिर लाठीचार्ज उसके ऊपर करवाया गया, और लाठीचार्ज में जो है वो लाला लाजपत राय जो है उसकी डेथ हो गई। ओके। तो फिर इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, फिर चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर, तो उसने एक गोली चलाकर जो है सौंडर की हत्या कर दी। तो ये पहला हमारा इस वजह से सही है। ओके। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे काकोरी कॉन्स्पिरेसी है तो हम उसको देख लेते हैं। काकोरी केस जो है वो क्या था, वो 9 अगस्त को 1925, वो जो ट्रेन जो आई थी, जिसका ट्रेन का जो है नाम 8 डाउन था, और वो
जो है वो शाहजहाँपुर से लखनऊ के लिए जा रही थी। तो उसमें बीच में जो है काकोरी गांव जो आया, उसमें उसको लूटा गया। और काकोरी जो है वो लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर थी। सिर्फ लखनऊ जो यूपी की कैपिटल, उससे 16 किलोमीटर दूर है गांव काकोरी जो है। ओके। अब यहाँ पे उसको लूटा गया और इसमें जो है लोग शामिल थे, वो थे अशफाक उल्ला खान थे, फिर राम प्रसाद बिस्मिल थे, और जो है राजेंद्र लहरी थे, फिर रोशन सिंह थे। ओके। तो और भी लोग थे उसमें शामिल, चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें थे। ओके। सत्येंद्र सान्याल भी उसमें थे। तो इन 4 लोगों का जो मैंने नाम लिया, फिर से एक बार मैं बताता हूँ। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी। ओके। इन चारों लोगों को जो है दोस्तों ये फांसी दे दी गई थी। और सचिंद्र सान्याल उसको जो है वो काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। ओके। तो ये पूरा जो है दोस्तों काकोरी कांड था। और इसको जो काकोरी कांड के पीछे जो करने के पीछे जो संस्था थी जो काम कर रही थी, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, माफ़ कीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये उन लोगों ब्रिटिशरों की तरफ से दोस्तों जो ये कांड या कॉन्स्पिरेसी थी, हमारी ये क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी। ओके। क्योंकि हमारा ही पैसा लेकर जा रहे थे ट्रेन में से और हमारे लोगों ने उसको ले लिया। अब इस काकोरी कांड जो है, काकोरी जो हुई क्रांतिकारी प्रवृत्ति, उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो इसमें बहुत बड़ा हाथ है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसको 1924 में बनाया गया। और उसमें बनाने में जो है तो सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, ओके, और एक और थे जोगेश चंद्र चटर्जी, ऐसा ही नाम है उसका, चटर्जी। ओके। इन लोगों ने मिलकर इसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाया था। ओके। फिर जब राम प्रसाद बिस्मिल साहब जो है उसको यहाँ पे फांसी हो जाने के बाद, काकोरी जो में ये पूरी हुई, वहाँ पे उसको फांसी हो जाने के बाद इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने संभाला। और इसका नाम फिर जो है भगत सिंह के कहने पर इसको जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन इसको जो है इसका नाम कर दिया। ओके। ये 1928 में किया गया था। ओके। चलते हैं। और एक यहाँ पे कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी है दोस्तों, तो वो क्या है वो जान लीजिए। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी ये है दोस्तों कि उसमें जो है ये पीजेंट जो है और पीजेंट एंड वर्कर पार्टी, इनका प्रभाव बढ़ रहा था। कम्युनिस्ट विचारधारा जो है बढ़ रही थी और उसको जो है ख़त्म करने के लिए ब्रिटिशरों ने एक रास्ता अपनाया कि उसके ऊपर एक कॉन्स्पिरेसी चलाई जाए और वहाँ पे उसके साथ जुड़े लोगों को जो है वो उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाए। तो एक आरोप उसके ऊपर लगाया गया कि ये जो लोग हैं ये ब्रिटिशरों को जो है ये ब्रिटिश इंडिया से वहाँ से उसको एकदम निकाल फेंकना चाहते हैं और उसकी जो सार्वभौमिकता है, उसकी सॉवरेनिटी जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और ब्रिटिश लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे जो आरोप लगेगा, वो जो कॉन्स्पिरेसी बनेगी उसको कहते हैं कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। और ये जो हुआ था ये 1924 में हुआ था। ओके। लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो है 1929 में हुई थी। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो 1925 में हुआ था। और ये कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस जो 1924 में हुआ था।
इस केस में जो दोस्तों ये कानपुर बोल्शेविक केस कॉन्स्पिरेसी केस में जो ट्रायल चलाई गई उन लोगों में से थे ऐसे डांगे और नलिनी गुप्ता, ओके, और शौकत उस्मानी भी उसमें से, शौकत उस्मानी। इन लोगों के ऊपर जो है दोस्तों ट्रायल चलाया गया था, ओके। ये 1924 में हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता पीरियड इज नॉट करेक्ट। गुप्ता पीरियड के बारे में कौन सी जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ये देखिए गुप्ता पीरियड के बारे में यह पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, द पोजिशन ऑफ बिकम अ वुमन मिजरेबल। महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, ओके। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कास्ट सिस्टम बिकम रिजिड। कास्ट सिस्टम बहुत एकदम जड़ जमाए हुई थी, जड़ें पकड़ ली थी उसने, बहुत गहरी जड़ें हो गई थी उसकी और वो बहुत जटिल बन गई थी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, साइंटिफिक फर्वर अंडरवेंट अ ड्रास्टिक रिडक्शन अंडर द गुप्तास। साइंटिफिक फर्वर अंडरवेंट अ ड्रास्टिक रिडक्शन अंडर द गुप्तास। मतलब साइंटिफिक जो वैज्ञानिक जोश, फर्वर का मतलब होता है दोस्तों जोश, वैज्ञानिक जोश है जो वो एकदम उसको ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ था गुप्तास पीरियड में, ओके। देयर वॉज ए लेस और नो स्टेट इंटरफेरेंस द इंडिविजुअल्स लाइफ। तो व्यक्तिगत जीवन में जो है वो गुप्ता पीरियड में जो व्यक्तिगत जीवन में कोई जो है स्टेट के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता था, राज्य के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाता था, ओके। तो कौन सा इसमें गलत स्टेटमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि महिलाओं की हालत दयनीय थी, कास्ट सिस्टम जो जाति व्यवस्था है एकदम जड़ पकड़ चुकी थी और साइंटिफिक जो जोश था वो भी कम था। तो ये जो दोस्तों गलत है स्टेटमेंट, मैं अभी बताता हूँ क्यों गलत है। और जो डी है वो भी सही है कि ये इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं किया जाता था, ओके। तो इसको समझने के लिए दोस्तों देखिए मैं आपको गुप्ता जो पीरियड है उसके बारे में इसको इस्टेब्लिश जो किया था वो श्रीगुप्त ने किया था, ओके। अब देखिए अगर हम चंद्रगुप्ता सेकंड की बात करें दोस्तों, तो उसको जो है उसके नवरत्न थे उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो कालिदास थे, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी, और फिर हरिसेन भी थे, और वराह मिहिर ये भी थे, ओके। और एक वारा रुचि ये भी थे। अब देखिए दोस्तों इसमें जो कालिदास है वो उस जाने जाते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए, ओके, फिर मेघदूत के लिए, फिर रघुवंशम के लिए और विक्रमोर्वशीय के लिए, ओके, उसकी ये रचनाएं हैं। फिर धन्वंतरी जो है अभी आपने सुना होगा कि जो आसाम के अंदर धन्वंतरी स्कीम चलाई जा रही है, वो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है स्टेट के द्वारा, तो आसाम के अंदर चल रही है। फिर गुजरात के अंदर भी जो धन्वंतरी एम्बुलेंस चलाई जाती है, ओके। तो ये धन्वंतरी जो है दोस्तों वो फिजिशियन थे, ओके। हाँ, अब यहाँ पे हरिसेन का यहाँ पे उल्लेख है दोस्तों, तो देखिए हरिसेन जो है वो उसने प्रयाग प्रशस्ति, वो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन प्रहलाद प्रशस्ति उसने वहाँ पे लिखा, ओके। तो उसमें समुद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत डिटेल लिखा हुआ है हरिसेन के द्वारा। अब यहाँ पे वराहमिहिर भी है दोस्तों, ये भी है। तो देखिए यहाँ पे ये साइंटिफिक जो जोश नहीं था, ये लिखा हुआ नहीं यहाँ पे देखिए ये धन्वंतरी जो है वो फिजिशियन थे, कालिदास जो है वो अच्छी अपनी रचनाएं बना रहे थे, हरिसेन जो है वो ये एक इंस्क्रिप्शन लिखने का काम कर रहे थे, ओके। अब वराहमिहिर जो है उसके बारे में जान लीजिए दोस्तों। वराहमिहिर जो है वो एस्ट्रोलॉजर थे और उसकी रचना जो है वो
उसका नाम था, एक सेकंड में बोल रहा हूँ, उसका नाम था ब्रह्म संहिता। हाँ, ब्रह्म संहिता। और एस्ट्रोलॉजर थे, खगोलविद जो दोस्तों। और ये प्लानिट की मूवमेंट के बारे में बताते थे। ओके, और उसका एक और रोचक बात मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसका जो बेटा था ना, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ आपको। वराहमिहिर का जो बेटा था दोस्तों, चंद्रगुप्त के टाइम में वराहमिहिर का बेटा पृथ्वीसास। ओके, उसके बेटे का नाम था, उसने जो है होराशोरा नाम की किताब लिखी। ओके, वो हॉरोस्कोपी के ऊपर थी। हॉरोस्कोपी क्या होता है? आपने सुना है, कुंडलियों के बारे में सुना होगा आपने। कुंडलियाँ जब शादी होती है तब कुंडलियाँ मिलाई जाती है। ओके, पंडित जी देखते हैं कि कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती, तो वो जो कुंडलियों की शुरुआत जो है ना, उसकी स्टडी को ही कहते हैं हॉरोस्कोपी। तो उसी के ऊपर उसने किताब लिखी थी, पृथ्वीशास्त्र। ओके। इस वजह से जो दोस्तों यहाँ पे धन्वंतरी के बारे में बताया, तो ये सारी बातें जो है वो ये बताती है कि ये साइंटिफिक, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे साइंटिफिक जोश एकदम ठंडा था, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस वजह से ये आंसर हमारा इसमें ये जो कौन सा गलत है, तो गलत जो है सी है, और सी ही हमारा आंसर है। अब देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, माफ़ कीजिएगा, मौर्य नहीं है, गुप्ता ही है, गुप्ता साम्राज्य। तो चंद्रगुप्ता के बारे में जो है दोस्तों बेहतरीन तरीके से एक स्टोरी जो है देवी चंद्रगुप्तम जो है किताब लिखी, वो विशाखा दत्त ने। तो उसमें जो है बेहतरीन तरीके से चंद्रगुप्ता सेकंड जो है गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्ता के राजा बनने की कहानी उसमें बताई गई है। ओके। और इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। उसका टाइम पीरियड जो है चंद्रगुप्ता का 380 से 412 कॉमन एरा का है। ओके, और इसके टाइम पीरियड में फाहियान भी आए थे। ओके। तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन रह गया है। देखिए, इसकी कहानी में दोस्तों कभी आपको सुना होगा, जो है देवी चंद्रगुप्तम में विशाखा दत्त के द्वारा क्या इसमें लिखा गया है चंद्रगुप्ता के राजा बनने के। ओके, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मेक इलेक्शन इन इंडिया फ्री एंड फेयर। जो कौन सी चीज़ें जो है, कौन सा फीचर जो है वो इंडिया के इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाता है? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, यूज ऑफ वीवीपैट इन वोटिंग प्रोसेस, सार्वभौमिक मताधिकार और इलेक्शन कमीशन का आज़ाद होना, वीवीपैट का उपयोग करना वोटिंग प्रोसेस में, और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। तो ऑप्शन हमारा है A 1 and 2 ओनली, B 1 and 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, D 1 2 and 3। तो इसमें जो हमारा दोस्तों सारे के सारे जो है आंसर हमारे सही है कि अगर आप सारे लोगों को, वयस्क लोगों को जिसकी एज हो चुकी है, आपने जो तय की हो गई, और उसको आप वोट का अधिकार देते हैं, तो आप जो है फ्री मतलब मुक्त, और फेयर मतलब निष्पक्ष, तो आप जो है किसी के पक्ष में झुके बगैर ये जो है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अगर आप सारे लोगों को जो है वोट करने का अधिकार दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जिसके पास ए मायने रख दिए जाए कि जिसके पास जो है इतना एजुकेशन है, मान लीजिए जिसने ग्रेजुएशन किया है वही जो है वोट दे सकता है, और जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है। ओके, प्रॉपर्टी है, तो ऐसे अगर पैरामीटर बना दिए जाए तो ये फेयर नहीं रह जाएगा। ओके, फ्री तो रहेगा, मुक्त रहेगा, लेकिन फेयर नहीं रह जाएगा। अब इंडिपेंडेंस ऑफ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अगर कमीशन जो है इंडिपेंडेंस काम नहीं करता होगा अगर, तो वो जो है फ्री और फेयर दोनों ही नहीं रहेंगे। ओके, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 में जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है, और उसको फ्री कैसे रखा है कि उसकी जो टेन्योर है उसको सिक्योर किया हुआ है। टेन्योर जो है उसकी सिक्योर किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ओके, तो कैसे सिक्योर किया हुआ है कि उसको जो है आप ऐसे ही नहीं हटा सकते। ओके, अगर वो उसका जो टाइम पीरियड है 6 साल के लिए या तो 65 साल,
इसमें जो पहले हो जाएगा वो रिटायर हो जाएंगे। तो उससे पहले इसको आसानी से, जो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर उसको लगा है कि हमारी फेवर नहीं कर रहे इलेक्शन में, तो उसको अगर हटाना चाहे तो ऐसे नहीं हटा सकते। ओके, तो इसलिए उसके टेन्योर जो है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। तो कैसे प्रोवाइड करेगी, अगर उसको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से हटाते उसी के तरह से उसको हटाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज के हटाने के क्या मायने हैं, उसको जो है पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से इसको जो है प्रपोजल को, जो है प्रस्ताव को पास करवाना होगा। ओके, और फिर बाद में जाकर प्रेसिडेंट इसको हटाएंगे। तो इस वजह से ये दोस्तों जो है फ्री हो गया, क्योंकि उसको हटाना इतना आसान नहीं रह गया। हटा सकते लेकिन इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। ओके, और वीवीपीएटी का यूज़ करके कैसे ये फ्री एंड फेयर होगा, अगर ईवीएम 8 अक्टूबर 2013 दोस्तों एक केस में 8 अक्टूबर 2013 में जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में कहा था कि ईवीएम से जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। तो उसकी वजह से जो है बाद में वीवीपीएटी लाया गया, और वीवीपीएटी के माध्यम से क्या होगा कि ये फेयर इलेक्शन होगा। पता चलता रहेगा कि जो है 7 सेकंड के लिए एक पर्ची आपको दिखाई देगी जो वोट देने जाएगा, और हाँ, तो इससे पता चलेगा जिसको वोट दिया है उसी को मिला है। ओके, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये इसका मतलब होता है। ओके, तो इसमें जो है हमारा डी आंसर बनता है दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मैं आपको मिलूंगा और नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।